नमस्ते। आज की इस बेहद खास भौगोलिक चर्चा में हम भारतीय उपमहाद्वीप की एक शानदार यात्रा शुरू करने वाले हैं। पहाड़ों के इस जटिल और विशाल जाल को समझने के लिए सच्ची बताएं तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया खुद में इतनी अद्भुत है कि बस इसका एक नक्शा दिमाग में बैठाना है। तो चलिए इस रोचक सफर पर निकलते हैं। ठीक है, अब इस सफर का एक रास्ता तय कर लेते हैं। हमारी ये उत्तर से दक्षिण की फ्लाइट कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले उत्तर के बर्फीले हिमालय, फिर थोड़ा पूरब की तरफ मुड़कर उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, उसके बाद ठीक बीच में मध्य भारत का विभाजन, फिर पश्चिमी और पूर्वी घाट, और आखिर में बिल्कुल नीचे दक्षिण भारत की चोटियाँ। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले आते हैं उत्तरी हिमालय और उसकी घाटियों पर। ये वो हिस्सा है जो हमारे उपमहाद्वीप की सबसे ठंडी, बर्फीली और सबसे ऊंची सीमाओं को बनाता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ें तो इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम बिल्कुल क्लियर है। एकदम टॉप पर काराकोरम, जहां केटू पीक है, फिर आती है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और लास्ट में शिवालिक। वैसे यहाँ एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि जब ट्रांस हिमालय समूह की बात होती है ना, तो अक्सर पीर पंजाल को उस लिस्ट से बाहर ही रखा जाता है। अब सोचिए, इन्हीं विशाल पहाड़ों के बीच हमारी कुछ सबसे खूबसूरत घाटियां बसी हैं। कुल्लू और मनाली का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये घाटियां ऐਵੇਂ कहीं नहीं है। ये दरअसल धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस के ठीक बीच में एकदम सुरक्षित तरीके से छिपी हुई हैं, जैसे पहाड़ों ने इन्हें अपनी गोद में उठा रखा हो। अच्छा, पहाड़ों के नाम याद करने से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और एक सवाल पर आते हैं। क्या कभी सोचा है कि लेह में पूरे देश में सबसे कम बारिश क्यों होती है? मेरा मतलब है, वहाँ इतने बादल, इतनी सर्दी होती है, फिर भी बारिश क्यों नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है रेन शैडो इफेक्ट, यानी वृष्टि छाया प्रभाव। होता क्या है कि ये जो विशाल पहाड़ हैं, ये बादलों का रास्ता पूरी तरह से रोक लेते हैं। बादल इतनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाते कि उसे पार कर सकें। नतीजा, सारा पानी पहाड़ के एक ही तरफ गिर जाता है और लेह बेचारा बिल्कुल सूखा रह जाता है ना हैरत अंगेज कि पहाड़ कैसे पूरे मौसम का रुख बदल देते हैं। अब उत्तर से थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों पर। अरुणाचल प्रदेश और उसके आगे की ये पहाड़ियाँ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स और वहाँ की खेती दोनों तय करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में आते ही हमारा सामना होता है डफला, मिसमी, अबोर और पटकोई बूम हिल्स से। ये दरअसल प्राकृतिक सीमाएं यानी नेचुरल बॉर्डर्स हैं। उदाहरण के लिए, मिसमी हिल्स बिल्कुल चीन के बॉर्डर के साथ चलती हैं और पटकोई बूम हिल्स म्यांमार और भारत के बीच एक लंबी दीवार की तरह खड़ी हैं। और अब आती है एक बड़ी शानदार बात। डफला और अबोर हिल्स सिर्फ अपनी ऊंचाई या बॉर्डर्स के लिए नहीं, बल्कि चाय की खेती के लिए बेहद मशहूर हैं। इन पहाड़ों की ढलान और वहाँ का बादलों वाला मौसम दोनों मिलकर चाय की पत्ती के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाते हैं। एक तरह से वहाँ का पूरा आर्थिक पहिया इन्हीं पहाड़ों पर घूमता है। बाकी ईस्ट के राज्यों की पहाड़ियों को याद रखना तो और भी आसान है, क्योंकि उनके नाम सीधे राज्यों से मिलते जुलते हैं। नागालैंड में नागा हिल्स हैं और असम में मिकिर की पहाड़ियाँ। वहीं मेघालय में आते ही हमें मिलती हैं गारो, खासी और जयंतिया की बेहद मशहूर पहाड़ियाँ। इसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो जबरदस्त चोटियां हैं जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। पहली है ब्लू पीक, जिसे फावंग पुई भी कहते हैं। ये मिजो हिल्स की सबसे ऊंची और सच में एक शानदार चोटी है। और दूसरी तरफ गारो, खासी और जयंतिया हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक। ये नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब सीधा आते हैं उपमहाद्वीप के बिल्कुल सेंटर में, मध्य भारत के पहाड़ों पर। ये वो हिस्सा है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को एक नेचुरल तरीके से बांट देता है। शुरुआत होती है अरावली और गुजरात के गिर पर्वतों से। यहाँ 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल। सोचकर देखिए, मध्य प्रदेश इन 3 विशाल पहाड़ियों के बीच किसी किले की तरह कैद है। विंध्याचल यूपी और एमपी का बॉर्डर तय करता है, सतपुड़ा एमपी और महाराष्ट्र के बीच खड़ा है, और मैकाल एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच एक मजबूत दीवार बनाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सेप्शन भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ ज्यादातर पहाड़ियाँ 2-3 राज्यों की सीमाएं लांघ जाती हैं, वहीं अजंता माउंटेन रेंज थोड़ी अलग है।
ये महाराष्ट्र से ही शुरू होती है और ठीक महाराष्ट्र के अंदर ही खत्म हो जाती है। एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला का एक ही राज्य के अंदर सिमट जाना, ऐसी चीजें भूगोल में बहुत कम देखने को मिलती है। चलिए अब जल्दी से मध्य भारत की इन मुख्य रेंजेस और इनकी सबसे ऊंची चोटियों को मिला लेते हैं। अरावली की टॉप पीक है माउंट आबू, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहलाती है और मैकाल रेंज की टॉप पीक का नाम अमरकंटक है। बहुत क्लियर और सिंपल। अच्छा, ये जो सतपुड़ा की चोटी धूपगढ़ है ना, इसका नाम किसी ने बहुत सोच समझ कर रखा है। ये देश के बिल्कुल बीचों बीच है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इस पर ढेर सारी धूप सीधी पड़ती है, मतलब बिल्कुल लिटरल मीनिंग धूपगढ़। इसी सेंट्रल हिस्से में झारखंड की राजमहल और रामगढ़ की पहाड़ियां भी काफी महत्व रखती हैं। चलिए सेंट्रल इंडिया से अब थोड़ा नीचे तटों की तरफ चलते हैं और पहुंचते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर। ये दोनों घाट ऐसे हैं जैसे भारतीय प्रायद्वीप के दोनों तरफ दो विशाल बॉडीगार्ड खड़े हों। अब इन दोनों में एक बिल्कुल बेसिक और बड़ा फर्क है। जो अपना पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट है, वो कंटिन्यूअस है, मतलब बिना टूटे एक लंबी श्रृंखला। दूसरी तरफ पूर्वी घाट बीच बीच में से पूरी तरह से खंडित या टूटा हुआ है। हजारों सालों से नदियों के तेज बहाव ने इस पूर्वी घाट को काट काट कर टुकड़ों में बांट दिया है। अगर इन घाटों की हाईएस्ट पीक्स को देखें तो वेस्टर्न घाट की मेन और सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। हालांकि कई जगह महाबलेश्वर को भी दूसरा सही विकल्प माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उन टूटे फूटे पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत की सबसे दक्षिणी चोटियां। ये वो जगह है जहां हमारी ये पूरी भौगोलिक यात्रा एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। सोचिए कैसा लगता होगा, एक तरफ से बिना टूटे वेस्टर्न घाट चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से टूटे फूटे ईस्टर्न घाट, और आकर दोनों जोर से टकराते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। बिल्कुल ठीक सुना, नीलगिरी ही वो मेन जंक्शन है जो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। और इस नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदाबेट्टा। नीलगिरी से और भी नीचे की तरफ जाएं, डीप साउथ में, तो मिलती है अन्नामलाई माउंटेन रेंज। और उसके भी नीचे, मतलब भारत के बिल्कुल बिल्कुल आखिरी छोर पर जो पर्वत है, उसे कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। ये सच में देश का सबसे दक्षिणी पर्वत है। इसके बाद तो बस विशाल समुद्र ही समुद्र है। तो भाई मुद्दे की बात ये आती है कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आखिर है कौन सी? जवाब है अनाईमुडी। अनाईमुडी सिर्फ इस अन्नामलाई रेंज की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक होने का बड़ा रिकॉर्ड होल्ड करती है। ये भूलने वाली बात नहीं है। तो अब जरा ठहर कर सोचिए, एक तरफ नॉर्थ में K2 की बर्फीली और हवा को जमा देने वाली ऊंचाइयां, और दूसरी तरफ साउथ में कार्डमम हिल्स की हरियाली। इतनी भारी विविधता आखिर करती क्या है? ये पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर तो है नहीं। दरअसल यही वो ताकतें हैं जो बारिश तय करती हैं, नदियां चलाती हैं, हमारी खेती का रूप तय करती हैं और अंत में वहां बसने वाले लोगों की पूरी संस्कृति और जीवन शैली लिखती हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ जल्दी ही फिर मिलेंगे।